नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर विषय हिंदी और विषय हिंदी में प्रथम सेमेस्टर में क्या है हिंदी काव्य, तो कहीं सेमेस्टर में चलता है और कहीं ईयर में चलता है। तो यहाँ पर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बीए प्रथम वर्ष हो या प्रथम सेमेस्टर हो। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्न। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न। तो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, दिया हुआ है कि पहला ये दिया है कि हिंदी गद्य के विकास का क्रमिक परिचय देते हुए भारतेंदु जी का योगदान बताइए। अथवा या तो फिर ऐसे पूछ सकते कि आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु युग की क्या देन है। फिर या फिर ऐसे पूछा जा सकता है भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं बताइए। या फिर इसे इतने तरह से ये पूछा जा सकता है और उन सब का उत्तर हम इस प्रकार से देंगे जैसा ये दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। आधुनिक काल को कई उपविभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है भारतेंदु युग। ठीक है, इसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, ये जो भारतेंदु युग है। अब फिर आगे इसके बारे में हम लिखेंगे इस प्रकार से कि आलोचना युग की जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से पूरी तरह प्रभावित थी। तत्कालीन समाज, संस्कृति, आर्थिक और राजनीति का प्रभाव भारतेंदु गद्य साहित्य के लेखकों में भी दिखाई देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोगों को उद्बोधन करने के लिए लोकगीत की भाषा शैली पर, सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की प्रमुख विशेषता है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय भावना जो रीत काल में नहीं थी वो भारतेंदु युग में आ गई थी। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू होने लगी थी। पश्चिम शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा के क्षेत्र में भी वैयक्तिक दिया है, स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार जनता से जुड़ने और सरकारी कामों के लिए किया जाता था। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने दूसरे देशों के साथ तुलना का अवसर प्रदान किया और इस तरह से राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए सही माहौल बन सका। आलोच युग में यूँ तो 100 से अधिक कवियों ने कई विशेषताओं के अंतर्गत काव्य रचना की है, किंतु उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाकृष्ण दास, जगमोहन सिंह और अंबिकादत्त व्यास और उसमें बालकृष्ण भट्ट भी किसी में दिया है, यही प्रमुख रूप से उल्लेखनीय। ये क्या है, भारतेंदु के जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। अब बारी बारी से इनका हम उल्लेख कर लेते हैं, बालकृष्ण नवीन को छोड़ के। तो पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु जी प्रसिद्ध कवि बाबू गोपाल चंद्र के पुत्र थे। हरिश्चंद्र बालकाल से ही काव्य रचना करने लगे थे। ये कवि के साथ पत्रकार भी थे। कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन उनकी प्रसिद्ध पत्रिकाएं थीं। वे मूलतः ब्रज भाषा के कवि हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन्होंने नए विषयों को शामिल किया। उनकी रचनाओं की संख्या लगभग 70 है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, तो कुछ के नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं। पहला दिया जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रहलाद, सती श्रृंगार, प्रेम फुलवारी, विनय, प्रेम पचासा, रामलीला, बकरी विलाप, कर्ण चरित, फूलों का गुच्छा, दान लीला, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी इत्यादि है ना। 70 में से जो प्रमुख हैं। उनकी शैली के 2 स्वरूप हैं, भावावेश शैली तथा तथ्य निरूपण शैली। अब भावावेश शैली में लिखे गए वाक्य छोटे होते हैं और तथ्य निरूपण शैली में संस्कृत शब्द अधिक होते हैं, ये दोनों में अंतर है। भारतेंदु जी 35 वर्ष तक ही जीवित रहे। उनका अल्प समय में स्वर्गवास हो गया था। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक कवि जिनकी सबसे कम समय में मृत्यु हो गई थी। अब उसके पश्चात आता है आपका दूसरा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव में 1756 ईस्वी को हुआ था और स्वर्गवास 1794 को हो गया था। उनकी शिक्षा कानपुर में हुई थी। उन्होंने कविता, निबंध, नाटक आदि में विधाओं में रचनाएं की हैं। कानपुर के रंगमंच और वहाँ की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से उनका करीबी संबंध रहा है।
उनकी भाषा ब्रज है। वे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। उनकी प्रमुख रचना प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास इत्यादि हैं। अब आता है तीसरा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन जी भारतेंदु देव के प्रमुख कवियों में से एक है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। भारतेंदु जी की भांति उन्होंने भी पद और गद्य दोनों में ये साहित्य रचना की है। वे प्रसिद्ध आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक थे। प्रेमघन ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की है। वे कविता में भाव गति के कायल थे। छंद रचनाओं के अलावा उन्होंने लोक संगीत की कजली और लावनी शैलियों में भी सरस रचना कविताएं लिखी हैं। तो अब आता है फिर चौथा राधाकरण दास का। तो इनका प्रसिद्ध सवैया पहले पढ़ लेते हैं। मोहन की यह मोहिनी सूरत, चीख से भूलन नाही भुलाए, छोरन चाहत ने को ना। तो फिर आगे कहते हैं को विद छूटत नहीं छुड़ाए। हिंदी के प्रसिद्ध सेवक राधाकरण दास का जन्म 1865 ईस्वी में श्रावण पूर्णिमा के दिन हुआ था। राधाकरण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, जो प्रतिभा के बहुत धनी थे। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, बांग्ला, उर्दू, गुजराती आदि भाषाओं को ठीक से सीख लिया था। उन्होंने कविता के अतिरिक्त अन्य नाटक, आलोचना और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। समाज सुधार पर उन्होंने कई लेख लिखे थे। प्रतिभा के धनी राधाकरण दास ने कवि, नाटककार, उपन्यासकार, जीवनी लेखक, निबंधकार, पत्रकार सभी रूप में हिंदी की सेवा की। राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना से साहित्य की रचना करने वाले भारतीय लेखकों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। पर आगे हम लिखेंगे कि राधाकरण दास की समस्त रचनाएं राधाकरण ग्रंथावली के रूप में एक साथ प्रकाशित हो चुकी हैं। अदालतों में नागरी लिपि के प्रचार के लिए आप प्रयत्नशील रहे। काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी पुस्तकों की खोज का कार्य आरंभ करने का श्रेय आपको जाता है। राधाकरण दास की अन्य रचनाओं में नागरी दास का जीवन चरित्र, हिंदी भाषा के पत्रों का सामयिक इतिहास, राजस्थान केसरी, महाराणा प्रताप सिंह नाटक, भारतेंदु जी की जीवनी, रामन विलास आदि हैं। दुखनी बाला, पद्मावती तथा महाराणा प्रताप नामक उनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए। 1889 में लिखित उपन्यास निस्साय हिंदू में हिंदुओं की निस्सायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का इन्होंने इसमें सुंदर चित्रण किया है। अब आता है फिर आपका अगला बिंदु नंबर 5, जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह का जन्म सन 1857 ईस्वी मध्य प्रदेश में और निधन 4 मार्च 1899 को हुआ था। इनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र देव के सहृदय साहित्य सेवियों में आता है। ये मध्य प्रदेश स्थित विजय राघवगढ़ के राजकुमार और अपने समय के बहुत बड़े विद्या अनुरागी थे। आप हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के भी अच्छे ज्ञाता थे। इनके समस्त कृतित्व पर संस्कृत अध्ययन की व्यापक छाप है। जगमोहन सिंह ने ब्रज भाषा के कवित और सवैया चंदों में कालिदास कृत मेघदूत का बहुत ही सुंदर अनुवाद भी किया है। फिर आगे इनके बारे में लिखेंगे कि अपनी शिक्षा के लिए काशी आने पर उनका परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी मंडली से हुआ। फिर आता है ठाकुर साहब मूलतः कवि ही थे। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा नई पुरानी दोनों प्रकार की काव्य प्रवृत्तियों का पोषण किया। उन्होंने जो गद्य लिखा उस पर भी उनके कवि व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है। जगमोहन सिंह 19वीं शताब्दी कवियों में प्रमुख माने जाते हैं, जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के परिवर्तन में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी परपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपको एक प्रेम पथिक कवि के रूप में स्मरण किया है, यानी इन्हें प्रेम पथिक का माना गया है। जगमोहन सिंह की काव्य भाषा परमार्जित ब्रज भाषा थी। जगमोहन सिंह जी की कविताओं के 3 संग्रह प्रसिद्ध हैं। एक तो प्रेम संपत्ति लता, जिसका समय 1885 ईस्वी, फिर दूसरी है श्यामलता, जिसका समय 1885, श्यामा सरोजनी, इसका 1886 आदि। ये हो गया जगमोहन। अब आता है बिंदु नंबर 6। तो बिंदु नंबर 6 में अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे। अंबिकादत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी जयपुर में हुआ था। इनके पूर्वज भानपुर ग्राम जयपुर राज्य के निवासी थे, किंतु इनके पिता वाराणसी जाकर वहीं बस गए।
आपने बिहारी बिहार में स्वयं का वृत्तांत लिखा है, जिसके अनुसार राजस्थान में जयपुर से लगभग 22 मील पूर्व की ओर रावत जी का धूला नामक अत्यंत प्रसिद्ध गांव है। वे ब्रज भाषा के कुशल और सरस कवि थे। इन्होंने कवित्व सविया के प्रचलित शैली में रचना की। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समकालीन हिंदी सेवियों में अंबिकादत्त व्यास बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और कवि रहे हैं। अंबिकादत्त व्यास का निधन सन 1900 ईस्वी में हुआ था। अंबिकादत्त जी को प्रतिभा के कारण समकालीन विद्वान मंडली में भारत भास्कर, साहित्याचार्य, व्यास आदि उपाधियाँ दी गई हैं। इन्हें 1900 सदी का वाण भट्ट भी कहा जाता है। वे पूरे जीवन साहित्य साधना में लगे रहे। आधुनिक संस्कृति रचनाओं में बहुत अधिक प्रसिद्ध एवं अलौकिक प्रतिभा संपन्न साहित्य के आचार्य श्री अंबिकादत्त व्यास जी हैं। फिर आगे इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ रचनाएं की। इनके ग्रंथों की संख्या 75 है। व्यास जी ने छत्रपति शिवाजी के जीवन पर शिवराज विजयम नामक गद्य काव्य की रचना की है, जो कादम्बरी की शैली में रचित है। इनका सामवतम नामक नाटक 19वीं सदी का श्रेष्ठ नाटक माना जाता है। प्रमुख काव्य कृतियाँ गणेश शतकम, शिव विवाह खंडकाव्य, पुष्प वर्षा काव्य, उपदेश लता काव्य और साहित्य नलिनी साहित्य नाटका, मूर्ति पूजा आदि इनकी रचनाएं हैं। तो ये हो गया। अब अन्य कवि, कुछ और कवि बच गए हैं। भारतेंद्र युग में सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के प्रति जिस जागरूकता का उदय हुआ था, इसका पालन इस काल के गौड़ कवियों में नहीं दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में भक्ति भावना और श्रृंगार वर्णन की अधिकता रही है। इस संबंध में सबसे पहले नवीन चतुर्वेदी का नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध रचना कुब्ज पचीसी रीति पद्धति की सरस रचना है। ये तो हो गए अन्य कवि। अब आता है भारतेंद्र युग में गद्य का विकास। इस युग में हिंदी गद्य का भी बहुत विकास हुआ। इसके पहले के गद्य लेखक जैसे राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे, नवीन चंद्र राय और श्रद्धाराम फुल्लैरी आदि का उल्लेख इतिहास ग्रंथों में किया जाता है। ये कब थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पूर्व। उनकी रचनाओं का महत्व तो साहित्यिक ना के बराबर है। अब आता है फिर आगे राजा शिव प्रसाद सितारे ने छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की और नवीन चंद्र राय के साहित्य की मूल प्रेरणा धार्मिक है और श्रद्धाराम फुल्लौरी भी धार्मिक इंसान थे। राजा लक्ष्मण सिंह का अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद जरूर एक अच्छी अनुवाद रचना है, लेकिन इसका प्रचार शुद्ध भाषा नीति के कारण ही हुआ। भारतेंद्र के लेखकों का महत्व खड़ी बोली गद्य के स्वरूप और विकास की भूमिका के कारण है। इस काल में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। फारसी के स्थान पर हिंदी की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए किए गए प्रयास ही जागरण के आधार बने। यानी फारसी के स्थान पर हिंदी को लाना, ये सबसे बड़ा ये संघर्ष हुआ था विद्वानों में। फिर आता है कि प्रसिद्ध लेखकों राजा शिव प्रसाद लक्ष्मण सिंह हिंदी के स्वरूप निर्धारण प्रश्न पर दो सीमांतों का अनुगमन किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया और राजा शिव प्रसाद सिंह ने उर्दू फारसी से युक्त खिचड़ी हिंदी का भाषा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देखो ये कहा गया जो आपके थे कौन, राजा शिव प्रसाद, ये क्या कर रहे थे, ये संस्कृत ये राजा लक्ष्मण सिंह ये संस्कृत निष्ठ हिंदी यानी संस्कृत जिसमें ज़्यादा थी ऐसी हिंदी का समर्थन कर रहे थे। वहीं शिव प्रसाद सिंह उर्दू फारसी मिक्स वाली खिचड़ी हिंदी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये दोनों में अंतर इसमें बताया गया है। फिर वहीं देखो, लेकिन भारतेंद्र जी ने अपनी भाषा के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम नहीं, मध्यम मार्ग अपनाया। इनके सहयोगियों और समर्थकों ने उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलकर हिंदी की खूब सेवा की। किनके समर्थकों ने? राजा शिव प्रसाद लक्ष्मण के, ध्यान रखना। फिर आगे आते हैं भारतेंद्र युगीन हिंदी भारतेंद्र कालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। यानी इस समय इनके युग में संस्कृति का जागरण हुआ था। इस युग में रचे गए साहित्य की हर विधा जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना इत्यादि में सांस्कृतिक के जागरण के स्वरूप स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी जो भारतेंद्र युगीन के समय रचनाकार थे, उनकी जो कहानी, उपन्यास, नाटक में क्या थे, जो भारतीय संस्कृति थी
वो क्या उसमें दिखाई देने लगी थी, जो रीत काल में क्या हो गई थी, लगभग गायब सी हो गई थी। तो ये हो गया आपका प्रश्न भारतीय अंक से संबंधित पहला प्रश्न बीए में पूछा जाने वाला। अगर उसके पश्चात भी इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैंने इसे एक बार में ही पढ़ा, इसका एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया, बहुत कम मात्रा में किया। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।